Hello students, today we are going to study about the heads of income. In previous lecture हमने डिस्कस किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स एंड रेसिडेंशियल स्टेटस. हेड्स ऑफ इनकम: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, income from capital gains and income from other sources. These all are the 5 heads of income. तो चलिए फर्स्ट देखते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी. फर्स्ट हेड्स ऑफ इनकम इज इनकम फ्रॉम सैलरी. मीनिंग ऑफ सैलरी: wages, pension, annuity, gratuity, advance salary paid, fees, commission, perquisites, profits in lieu of or in addition to salary or wages. These are the salary. Meaning of salary: in salary में क्या क्या आता है? wages आता है, pension, annuity, gratuity, advance salary paid, fees, commission, perquisites, इन सब को हम क्या बोल सकते हैं? salary. उसमें और क्या आता है? annual accretion to the balance of recognized provident fund, lieu in encashment, transferred balance in recognized provident fund, contribution by central government or any other employer to employees pension. ये सब क्या है? सैलरी. एक कहाँ पे आता है? सैलरी में आता है. इसको क्या बोलते हैं? सैलरी. इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, CTC एंड ग्रॉस सैलरी. अभी ग्रॉस सैलरी क्या होता है? इट्स एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेच्युटी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द cost to company, CTC, to put it in simpler terms. Gross salary is the amount paid before deduction of taxes or other deduction and is inclusive of bonuses, overtime pay, holiday pay and other differentials. ग्रॉस सैलरी क्या आता है? CTC, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और CTC ग्रेच्युटी माइनस करके जो भी अमाउंट होता है आपका सैलरी का, वो क्या रहता है? आपका ग्रॉस सैलरी. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी कहाँ से सब्ट्रैक्ट किया जाता है? कॉस्ट टू कंपनी, CTC से. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. फॉर द सेम एग्जाम्पल लिस्टेड अबो, लेट्स डिड्यूस Mr. A yearly salary by subtracting gratuity and employee provident fund contributions. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है. मिस्टर ए का ईयरली सैलरी कितना है? 4 लाख है. उसमें से माइनस क्या किया? ग्रेच्युटी एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड माइनस 21,600 क्या किया? माइनस ग्रेच्युटी माइनस 18,326 प्रोविडेंट फंड उसमें से माइनस किया तो ग्रॉस सैलरी कितनी आई? 3,60,074. ये क्या है? उनकी मिस्टर ए की ग्रॉस सैलरी आई. नेक्स्ट इनकम फ्रॉम सैलरी. यहाँ पे क्या दिया है? इनकम फ्रॉम सैलरी पर्टिकुलर्स और अमाउंट. यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है. इनकम फ्रॉम सैलरी, ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेसिक सैलरी एड फीस, कमीशन एंड बोनस, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, फीस, कमीशन एंड बोनस. ये क्या करना है? बेसिक सैलरी में हमें ऐड करना है. बेसिक सैलरी प्लस उसमें कमीशन आएगा, बोनस आएगा, अलाउंसेस आएंगे जो भी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, देन परक्विजिट्स आएंगे एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स. ये सब ऐड करके आपको क्या मिलता है? ग्रॉस सैलरी मिलती है. देन लेस डिडक्शन फ्रॉम सैलरी, उसमें से क्या माइनस करना है? आपको कुछ डिडक्शंस करने हैं सैलरी से. ग्रॉस सैलरी से क्या डिडक्ट करना है? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस और एंड प्रोफेशनल टैक्स अंडर द सेक्शन 16. एंटरटेनमेंट अलाउंसेस भी सेक्शन कितना दिया हुआ है? अंडर सेक्शन 16. ये क्या करना है आपको? ग्रॉस सैलरी से डिडक्ट करना है, लेस करना है, माइनस करना है उसको. एंटरटेनमेंट अलाउंसेस एंड प्रोफेशनल टैक्स अलाउंस कर टैक्स माइनस करके क्या मिलेगा आपको? नेट सैलरी मिलेगी. तो नेट सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेसिक सैलरी एड फीस, कमीशन एंड बोनस, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, फीस, कमीशन एंड बोनस. ये क्या मिलेगा आपको? ग्रॉस सैलरी.
उसमें से लेस करके माइनस डिडक्शन फ्रॉम सैलरी, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस एंड प्रोफेशनल टैक्स इज इक्वल टू नेट सैलरी। ये आ गई हमारी नेट सैलरी। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सैलरी, डिडक्शन एंड एग्जम्पशन। अभी डिडक्शन और एग्जम्पशन में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जम्पशन एंड डिडक्शन? इफ एन इनकम इज exempt फ्रॉम टैक्स then it is not included in the computation of income। अगर किसी इनकम टैक्स को डिडक्ट किया जाता है तो उसे इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। However, the deduction is given from income chargeable to tax. Exempt income will never exceed the amount of income. However, the deduct may be less than or equal to or more than the amount of income. एग्जम्प्ट इनकम कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं होती है, बट डिडक्शन इनकम अमाउंट से कम या फिर सेम अमाउंट या फिर ज़्यादा भी हो सकती है। एग्जम्पशन, सेक्शन 10 डील्स विथ एग्जम्पशन एंड डिडक्शन में सेक्शन क्या दिया है? सेक्शन 80C टू 80U डील विथ डिडक्शन। यहाँ तक क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, एग्जम्पशन। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 डील्स विथ एग्जम्प्ट इनकम। सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 लीव ट्रैवल अलाउंसेस। अभी लीव ट्रैवल अलाउंसेस क्या होता है वो हम देखते हैं। The bills for your travel against LTA means leave travel allowances can be claimed for exemption. LTA can be claimed for exemption। LTA पर आपकी ट्रैवल की बिल आप क्या कर सकते हैं? वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। आपको वहाँ पे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे आपको एग्जम्पशन मिलता है LTA पे। इट इज़ अलाउड टू बी क्लेम ट्वाइस इन अ ब्लॉक ऑफ 4 years। The current block is 2018 to 21। LTA पर आपकी ट्रैवल की बिल छूट का दावा आप वहाँ पे कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं कि वहाँ पे आपको एग्जम्पशन मिल सकता है, वहाँ पे आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्लेम किया जा सकता है। इसे 4 साल के ब्लॉक में 2 बार आप क्लेम कर सकते हैं, 2 बार क्लेम करने की परमिशन है। और प्रेजेंट ब्लॉक क्या है इसका, कितना है? 2018 टू 2021 का इसका प्रेजेंट ब्लॉक है। तो लीव ट्रैवल अलाउंसेस में आप क्लेम कर सकते हैं एग्जम्पशन के लिए, वहाँ पे आपको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एज पर फॉलोइंग। वहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए हुए आपको एग्जम्पशन के लिए। इफ़ जर्नी बाय एयर, अगर एम्प्लॉय जर्नी का कौन से वे में कर रहा है? एयर से कर रहा है। एयर, जर्नी बाय एयर, इनकम इकोनॉमी क्लास फेयर ऑफ द नेशनल कैरियर एयर इंडिया बाय शॉर्टेस्ट रूट और द अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लेस। अगर वो अमाउंट बहुत लेस है तो वहाँ पे एग्जम्पशन मिल सकता है। इफ़ जर्नी बाय रेल, अगर आप रेलवे से ट्रैवलिंग कर रहे हो तो वहाँ पे भी AC फर्स्ट क्लास फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट और द अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस। अगर AC फर्स्ट क्लास में आप जा रहे हैं और वहाँ पे लेस अमाउंट है टिकट की तो वहाँ पे आपको एग्जम्पशन मिल सकता है। लीव ट्रैवल अलाउंसेस में एग्जम्पशन आपको मिल सकता है। द नेक्स्ट, where places of origin of journey and destination are not connected by rail, recognized public transport exists, first class or deluxe class fare by the shortest route or the amount spent whichever is less। यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए हुए, अगर ये कंडीशंस में आप बैठे हो, ये कंडीशंस वहाँ पे फुलफिल होती है तो वहाँ पे आपको एग्जम्पशन मिल सकता है लीव ट्रैवल अलाउंसेस में LTA के लिए। नेक्स्ट, एग्जम्पशन अंडर द सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 डील्स विथ एग्जाम इनकम। सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 लीव ट्रैवल अलाउंसेस, वहाँ पे कंडीशंस दिए हुए। अभी यहाँ पे कंडीशंस क्या है उसकी? LTA शुड बी यूनिफॉर्म टू ऑल द एम्प्लॉयज़। LTA सभी एम्प्लॉयज़ के लिए सेम होना चाहिए। उसकी कंडीशंस, उसके जो भी रूल्स है रेगुलेशंस है वो कैसे होना चाहिए? सेम होना चाहिए सब एम्प्लॉयज़ के लिए।
एम्प्लॉयज़ नीड टू कलेक्ट एंड स्क्रूटिनाइज द प्रूफ ऑफ ट्रैवल टिकट एक्सेट्रा। एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, एम्प्लॉय ने क्या करना चाहिए वहाँ पे, एम्प्लॉयज़ को सारे टिकट्स कलेक्ट करना और उसकी जांच करने की ज़रूरत होती है। मतलब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपको LTA मिल रहा है, लीव ट्रैवल अलाउंसेस कंपनी से मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, कंपनी को सारे प्रूफ्स दिखाने हैं ट्रैवलिंग के, मतलब टिकट दिखाने हैं। तो आपको कंपनी से क्या मिल सकता है, लीव ट्रैवल अलाउंसेस। विदाउट प्रूफ आप कंपनी से लीव ट्रैवल अलाउंसेस नहीं मांग सकते। The next point, limited to the actual expense incurred, any leave encashed for the purpose of leave travel or home travel concession is taxable. Foreign travel, the exemption is not available in case of foreign travel. अगर आप फॉरेन ट्रैवलिंग कर रहे हो, फॉरेन को जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे लीव ट्रैवल अलाउंसेस कंपनी प्रोवाइड नहीं कर सकती है, वहाँ पे एग्जम्पशन नहीं रहेगा। The exemption is not available to more than 2 surviving children of an individual born after 1/10/1998। अगर 1998 के बाद कोई आपके चिल्ड्रंस है, एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रंस है, वो बॉर्न हुए, तो उनको वहाँ पे ये कंडीशंस में वो नहीं बैठते, मतलब उनको वहाँ पे लीव ट्रैवल अलाउंसेस नहीं मिलेगा। और अगर वो 1998 से पहले बॉर्न हुए हैं, however this restriction is not there in respect of children born before 1998। 1998 से अगर वो बॉर्न हुए हैं आपके चिल्ड्रंस, एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रंस, तो उनको वहाँ पे लीव ट्रैवल अलाउंसेस मिल सकता है, तो उस कंडीशन में फुलफिल होती है वहाँ पे वो कंडीशन। अंडर द सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 लीव ट्रैवल अलाउंसेस, कॉमन LTA रूल्स, कॉमन लीव ट्रैवल अलाउंसेस रूल्स। यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं लीव ट्रैवल अलाउंसेस के। क्या क्या है, मस्ट हैव प्रूफ ऑफ ट्रैवल, आपके पास ट्रैवलिंग का प्रूफ होना चाहिए, टिकट होना चाहिए। देन क्लेमेबल एक्सपेंसेस ट्रैवल, नॉन क्लेमेबल एक्सपेंसेस फूड शॉपिंग एक्सेट्रा। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और ट्रैवल करते टाइम आपने क्या किया है, वहाँ पे कुछ शॉपिंग किया है, कुछ फूड वगैरह लिया है, तो वहाँ पे नॉन क्लेमेबल एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस कैसे होंगे, वहाँ पे नॉन क्लेमेबल होंगे, मतलब आप वहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते हो कि हमें यहाँ पे एग्जम्पशन मिलना चाहिए। देन नेक्स्ट, क्लेमेबल एक्सपेंसेस में क्या आता है, ट्रैवल आता है। अगर आप सिर्फ ट्रैवलिंग कर रहे हो, ट्रैवलिंग का आप खर्चा मांग रहे हो, वो अलाउंसेस आप कंपनी से मांग रहे हो, तो आपको वहाँ पे एग्जम्पशन मिल सकता है, वहाँ पे वो अलाउंसेस आपको मिलेगा। देन क्लेम पीरियड, ट्वाइस इन अ ब्लॉक ऑफ 4 years। यहाँ पे अभी क्लेम पीरियड दिया हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 4 year में कभी भी जा रहे हो, बाहर घूमने के लिए जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, और आप कंपनी से क्या मांग रहे हो, क्लेम कर रहे हो, आप लीव ट्रैवल अलाउंसेस मांग रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए हुए। क्या है कंडीशन, ट्वाइस इन अ ब्लॉक ऑफ 4 years। 4 years में आप कितनी बार जा सकते हो, 2 बार जा सकते हो, मतलब 2 बार आप क्लेम कर सकते हो। ब्लॉक ईयर्स, ब्लॉक ईयर्स कितना हुआ है, कितना दिया हुआ है वहाँ पे, 4 years का। अभी रिसेंटली कितना है, क्या है ब्लॉक ईयर्स, 2018 to 21 का ब्लॉक ईयर्स है। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउस रेंट अलाउंसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउस रेंट अलाउंसेस। ये पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।